बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर NMD कैट में, और इस दफ़ा आपके बोर्ड के पेपर में भी इसको थ्योरी में शामिल कर दिया गया है। ये मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। साथ ही ये आसान भी है और छोटा चैप्टर भी है। बुक में बाकी चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स की तरह ये भी एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इसको जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हम अपना पेपर में इसको मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट कर सकें। तो चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज से मुराद ये होता है कि जानवर किस तरह गैसों का तबादला करते हैं। गैसों के तबादले से मुराद हम सांस कैसे लेते हैं, हवा कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा कैसे खारिज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट यूँ लेंगे कि गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है। देखें, फॉर ऑल लेवल ऑफ लिविंग एक्टिविटीज़, तमाम जानदारों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारों के लिए गैसियस एक्सचेंज का होना ज़रूरी है। क्यों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी। हर जानदार को मुसलसल एनर्जी चाहिए, और वो मुसलसल एनर्जी कैसे आ सकती है? प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू आ सकती है। यहाँ पर लफ्ज़ रेस्पिरेशन से मुराद आप लेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इट्स कंपोनेंट, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हम ये ले रहे हैं, जिसमें आपने पिछले चैप्टर में 11वें चैप्टर पढ़ा था कि जिस तरह ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी पैदा होती है। ये वही एनर्जी है जो तमाम एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है और ये सब जानदारों को चाहिए। तो इसलिए आपकी बुक में यही यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सब जानदारों को मुसलसल एनर्जी चाहिए, और मुसलसल एनर्जी कहाँ से आ सकती है? बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से आ सकती है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन का अमल यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक हमारे मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है और उससे एनर्जी पैदा होती है। तो जहाँ तक हम गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे तो गैसियस एक्सचेंज को यानी जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको आप वेंटिलेशन कहते हैं, जिसको आप ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो उसको हम दो जो है ना स्टेप में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है गैसों का तबादला, यानी हवा का लेना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करना। तो एक ऑर्गेनिज्म जब ये काम करता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब भी कॉमन सा है, जैसे हम अपने घरों में जो है ना दरवाजे और खिड़कियां रखते हैं, तो दरवाजे और खिड़कियां रखने का बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हवा का एक्सचेंज हो, तो उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो बहरहाल इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे, वेंटिलेशन कहेंगे। तो आपने ये लफ्ज़ याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से किसी हेडिंग से पूछ सकते हैं। इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसको गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि जानदार जो होता है
वो हवा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। और इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, यानी ऑर्गेनिज्मिक या वेंटिलेशन या ब्रीदिंग में जो है ना, 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है इनहिलेशन। इनहिलेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना। और दूसरा होता है एक्सहिलेशन। एक्सहिलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन 2 मराहल में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें एक जानदार हवा लेता है जिसको इनहेलेशन कहते हैं, और जानदार हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा खारिज करता है, उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी टाइप है इसकी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि उसको, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होता है। तो बहरहाल इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, और फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एनर्जी जो होती है एटीपी की सूरत में हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एटीपी की सूरत पर प्रोड्यूस होती है, और ये एटीपी हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं पर रन कर रही होती है, और ये एटीपी फिर टूटता है, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये टूटता है तो आपको याद होगा एडीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये टूटता है तो एएमपी बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बहरहाल ये एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया है कि गैसियस एक्सचेंज का अमल ज़रूरी है। किस हवाले से ज़रूरी है? तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए, और तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ का इन्हिसार चूँकि एनर्जी पर होता है, और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रेस्पिरेशन का अमल होता है वो 2 लेवल पर होता है। एक लेवल पर हम उसको ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा लेवल जो होता है उसको हम जो है ना इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर इसको बिल्कुल आप आसान समझ लें कि सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि सांस के ज़रिए ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचती है। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचती है तो हमारे बॉडी के हर सेल में वो ऑक्सीजन पहुंचेगी और सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलें जी, ये एक बात कंप्लीट होगी। दूसरी बात ये है कि एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। अब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इन्वायरमेंट है जिसको हम खुश्की कहते हैं, या इंटरेस्टेड इन्वायरमेंट, और दूसरा इन्वायरमेंट जिसको हम एक्वेटिक कहते हैं, यानी पानी वाला माहौल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि किस इन्वायरमेंट में गैसियस एक्सचेंज करना आसान होता है, वाटर में या एयर में। तो इसको हम बाकायदा जो है ना लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं। ज़ाहिरन तो ऐसे नज़र आ रहा है कि एयर इज़ द बेस्ट मीडियम देन वाटर फॉर गैसियस एक्सचेंज। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट दे के इसको क्वेश्चन मार्क कर लगा देंगे कि इस पर कमेंट करें कि एयर इज़ द बेस्ट मीडियम देन वाटर फॉर गैस एक्सचेंज। तो चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, वो ये कि गैसों का तबादले का ताल्लुक जो होता है डिफियन से होता है, और डिफियन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
higher concentration to lower concentration is called डिफ्यूजन। मतलब गैसों का तबादला उस वक्त पॉसिबल होगा जब दो एनवायरनमेंट होंगे, एक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और दूसरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होगी, तब गैसों का तबादला होगा, तब ऑक्सीजन दूसरे एनवायरनमेंट में जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होगा वो उस वक्त होगा कि एक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और दूसरे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, क्योंकि ये आपके इसमें बता दिया गया है कि नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। किसी भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से इन गैसों के तबादले के लिए एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल नहीं होता। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को इस्तेमाल करके लोअर से हायर की तरफ इन गैसों को ट्रांसपोर्ट करना, इन गैसों को भेजना जो है ना, ये अमल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में नहीं होता। रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड मीडियम। हमेशा रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी फ्लूइड और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके दरमियान होता है, और वो जो मीडियम जिसमें ये अमल हो रहा होता है, एक तो आपका बॉडी फ्लूइड होगा, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे रहे हैं उसका बॉडी फ्लूइड, और दूसरा इन्वायरमेंट होगा जिसमें रहता है। वो इन्वायरमेंट जिसमें वो रहता है या तो एयर हो सकती है या वाटर हो सकती है। अब हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में एयर इज़ द बेटर मीडियम, एयर इज़ द बेस्ट मीडियम। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हवा किस बुनियाद पर बेहतरीन मीडियम है, वाट इसकी एयर की 4 एडवांटेजेस हमारे सामने हैं, जिनको हम सामने रख कर कह सकते हैं कि एयर इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन वाटर। तो पहला फैक्टर, पहला जो फैक्टर है वो ये है ऑक्सीजन का कंटेंट। एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन को देखा जाए और वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो इसका सिंपल सा एक आपकी बुक में उसने इसकी वाज़ेह मिसाल दी है। 1 लीटर अगर हम हवा लें और 1 लीटर अगर हम पानी लें तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट को देखा जाए, ऑक्सीजन कंटेंट को देखा जाए तो एयर के 1 लीटर में 200 ml ऑक्सीजन होती है, जबकि वाटर के 1 लीटर में 10 ml ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर हो रही है कि हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ज़ाहिरी बात है जहाँ एक चीज़ ज़्यादा होगी तो उसकी डिफ्यूजन की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो हम इसको बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि हवा में चूँकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से हवा बेहतर है निस्बतन पानी के। एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है डिफ्यूज़ करने की एबिलिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजिबिलिटी, ऑक्सीजन की डिफ्यूज़ करने की एबिलिटी 8000 गुना ज़्यादा है हवा के अंदर निस्बतन वाटर के। यानी हवा में ऑक्सीजन 8000 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकती है निस्बत किसके? वाटर के। उसकी वजह भी पीछे वाली मिसाल से आप ले सकते हैं कि पानी के अंदर हवा ऑक्सीजन कम होती है निस्बतन हवा के। एक चीज़ ये होगी। दूसरा डेंसिटी, भारीपन जिसको आप कहते हैं, तो डेंसिटी के हवाले से भी एयर जो है ना उसको एडवांटेज हासिल है। तीसरा जो फैक्टर है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी में हम ये कह रहे हैं कि भारीपन, तो भारीपन के हवाले से अगर पानी और हवा का मुवाजना किया जाए तो हवा में जो ऑक्सीजन का आना जाना होता है यानी वेंटिलेशन होता है, उसके गुज़रने का अमल जो होता है वो ज़्यादा आसान है।
निस्बतन पानी के। उसकी वजह भी आपकी बुक बताती है। क्या बताती है आपकी बुक कि वाटर जो है ना 8000 गुना ज़्यादा डेंस है। वाटर 8000 गुना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो हवा 8000 गुना हल्की है पानी की निस्बत। तो इस वजह से हवा में से ऑक्सीजन की वेंटिलेशन, हवा में से ऑक्सीजन के गुजरने का अमल ज़्यादा आसान हो जाता है निस्बतन पानी के। चौथा फैक्टर है विस्कोसिटी। लास्ट फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। ये भी मिसाल आप आसान ले सकते हैं। 2 फ्लूइड लें आप, एक फ्लूइड लें वाटर, एक फ्लूइड लें आप हनी। तो वाटर और हनी या आयल ले लें तो आयल ज़्यादा विस्कस है। इसको अगर आप ऊंचाई से दोनों को डालें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे कौन ज़्यादा फ्लूइड पहुंचेगा। तो ज़्यादा जल्दी फ्लूइड पहुंचेगा पानी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। तो हवा की विस्कोसिटी पानी के मुकाबले में 50 गुना कम है। तो पानी जो है ना 50 गुना ज़्यादा विस्कस है। तो इस वजह से हवा में से ऑक्सीजन का वेंटिलेट होना, ऑक्सीजन का गुजरना आसान है निस्बतन पानी के। तो ये स्टूडेंट आज हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इसमें जो बहुत अहम शार्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसके अलावा दूसरा जो शार्ट क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन के हवाले से पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। इस हवाले से भी आपने ज़हन में रखना है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये फैक्टर्स ख़ास तौर पर जिनकी वजह से पानी जो है ना वो इतना ज़्यादा बेहतर मीडियम नहीं समझा जाता कंपेयर टू एयर, उसके 4 फैक्टर भी आप ज़हन में रखें। ठीक है, बाकी